हरि ओम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। टुडे वी शैल कंटिन्यू द लेक्चर सीरीज ऑफ द इंडियन पॉलिटी। आज की जो क्लास है, इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था की यह जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला को हम लोग जारी रखेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत का संविधान दुनिया का एक शानदार संविधान है। दुनिया का शानदार संविधान इसलिए है कि अगर हम लोग सब विश्व की बात करें तो सब विश्व में लगभग 800 संविधान लिखे जा चुके हैं। संविधानों की जो औसत उम्र है वह मात्र 19 वर्ष है। और यदि हम बात करें दुनिया के कुछ देशों की, जैसे कि नेपाल की बात करें, नेपाल ने 1948 से लेकर आज तक 7 बार अपने संविधानों में परिवर्तन किया है। 7 बार उसने नए संविधान लिखवा दिए। पाकिस्तान ने 1947 से लेकर के अभी तक की बात करें तो उसके कुल मिला के 3 संविधान लिखे गए हैं। फ्रांस की बात करें तो 1791 से लेकर के अभी तक फ्रांस में 5 संविधान लिखे जा चुके हैं। लेकिन भारत की जहां तक बात है, आजादी से लेकर आज तक हमने जो संविधान लिखा, वह संविधान उत्तरोत्तर जैसे समय बीता चला जा रहा है, वैसे वैसे यह संविधान बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही सस्ता के साथ में यह संविधान आगे की तरफ अग्रसर है। और मैं कहना चाहूंगा संविधान के बारे में, अगर भारत के संविधान के बारे में कहना हो तो मैं 2 पंक्ति कहूंगा कि तू बेमिसाल है, तू बेमिसाल है, तेरा क्या मिसाल दूं, और आसमां से आया है शायद तू, यही कह के मैं टाल दूं। तो निश्चित रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट स्प्लेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। चलिए हम लोग आज की क्लास में पढ़ते हैं कि भारत के संविधान की क्या क्या है मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहला नंबर 1 में आता है कि भारत का जो संविधान है यह विश्व का विशालतम संविधान है। दिस इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का जो संविधान है यह दुनिया का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। दिस इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान किस प्रकार से है दुनिया का सर्वाधिक विस्तृत संविधान। यदि हम शब्दों की बात करें तो भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 1,40,385 शब्द हैं। और दुनिया का दूसरा जो सबसे बड़ा संविधान है वह नाइजीरिया का संविधान है, जिस संविधान में मात्र 66,000 शब्द हैं। यदि हम बात करें तीसरे नंबर के संविधान की तो मलेशिया का संविधान है, जिसके संविधान में लगभग 60,000 शब्द हैं। तो भारत का संविधान आप देख सकते हो कि दुनिया का दूसरा जो सबसे बड़ा संविधान नाइजीरिया का है, उससे यह लगभग 2.5 गुना के आसपास है। भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में कुल मिलाकर के 106 संविधान संशोधनों के द्वारा 106 संविधान संशोधनों के द्वारा अभी अभी 106वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके बारे में आप लोग मैं पढ़ा चुका हूं पहली आपके करंट अफेयर्स की क्लास में। तो 106 जो संविधान संशोधन भारत में अभी तक हुए हैं, इस 106 संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में कुल हो चुके हैं 25 भाग। इसमें कुल मिलाकर के जो अनुच्छेद की संख्या है जो 468 थी, यह 468 का जो है यह संख्या हो गई है 471। भारत के संविधान में 471 अनुच्छेद हो चुके हैं। आपको जानकारी मैं दे दूं कि भारतीय संविधान में अभी अभी अनुच्छेद 330 ए जोड़ा गया है, 332 ए जोड़ा गया है और 334 ए जोड़ा गया है। भारत के संविधान में 3 नए अनुच्छेद अभी अभी जोड़े गए हैं। तो 468 जो संख्या थी, यह संख्या बढ़कर के हो गई 471। मेरी पुरानी वीडियो है, उसमें किसी में आपको 468 अनुच्छेद मिलेगा, उसको आप लोग 471 कर लेना। तो भारत का संविधान में कुल 25 भाग हैं, 471 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और उसमें 3 परिशिष्ट हैं। और अब बताना चाहूंगा इसमें अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो यहां पर बताना चाहूंगा कि भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। सवाल यहां पर अभी आता है कि हम लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों बनाया। क्योंकि बड़ा होना कोई बहुत अच्छी बात हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया न मिले, फल लगे अति दूर। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स,
भारत का संविधान विशाल क्यों रखा गया? तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि नंबर एक में आप यह समझ लो कि भारत के संविधान को बड़ा बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। भारत विविधताओं का देश है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से देख लें, चाहे हम साहित्यिक रूप से देख लें, चाहे भाषा के आधार पर देख लें। भारत जो है विविधताओं से परिपूर्ण देश है, और जहां पर विविधताएं अधिक रहेंगी, जाहिर सी बात है कि वहां पे समस्याएं भी अलग अलग प्रकार की होंगी, और उन समस्याओं का समाधान भी हमें अलग अलग प्रकार से ही प्रस्तुत करना होगा। इसलिए भारत के संविधान की विशालता का जो सबसे पहला कारण है वो यह है कि भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। नंबर टू, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वी हैव ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की जहां तक बात है तो भारत का संविधान जो है सिर्फ एक संविधान भारत में है, वो केंद्र का भी है और राज्यों का भी है। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करो तो अमेरिका का संविधान में सिर्फ 7700 शब्द हैं, सिर्फ 7700 शब्द हैं अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के संविधान में सिर्फ जो है 7700 शब्द हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा अमेरिका में एक नहीं, अमेरिका में 51 संविधान है। 50 जो संविधान है वो आपके उनके राज्यों की है, एक जो है केंद्र का संविधान है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में कुल मिला के 6 राज्यों के और एक ऑस्ट्रेलिया का कुल मिला के 7 संविधान है। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में एक ही संविधान है, केंद्र और राज्य दोनों का एक संविधान है। तो जाहिर सी बात है कि भारत का संविधान जो है केंद्र राज्य दोनों का एक ही होने के कारण से यह विशालता को लिए हुआ है। नंबर 3 बता दूं कि भारत का जो संविधान है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द हैंडी वर्क ऑफ लॉयर्स ऑफ इंडिया। भारत के महान वकीलों ने इस संविधान की रचना की। और आपको बताना चाहूंगा कि भारत की संविधान निर्माती सभा में 62% जो सदस्य थे वे वकील थे। और जाहिर सी बात है जबकि जो अधिवक्ता होता है उनको बातों को बढ़ा चढ़ा करके, उनको बातों को विस्तार से लिखने की, बोलने की आदत सी होती है, इसलिए भी भारत का संविधान जो है वो विशालता को प्राप्त कर लिया। तो हम लोगों ने पहला पढ़ लिया कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता में सबसे पहली विशेषता क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और किस प्रकार से है? तो भारत के संविधान में कुल 1,46,385 शब्द हैं। भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 25 भाग हैं, 471 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 3 परिशिष्ट हैं। भारत के संविधान की विशालता कारण क्या है? हम लोगों ने देखा विशालता का जो कारण है उसमें 3 मुख्य कारण है। पहला कारण है कि भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। दूसरा कारण है कि केंद्र और राज्य दोनों का एक ही संविधान है। और तीसरा कारण यह है कि भारत का संविधान जो है भारत के महान अधिवक्ताओं के द्वारा सृजित किया गया, उसका निर्माण किया गया। दूसरा जो भारत के संविधान की विशेषता है वह है कि भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। दिस इज द स्पेक्टेकुलर ब्लेंड ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि भारत का संविधान जो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, इसका मतलब क्या है। देखिए, दुनिया में अगर हम संविधानों का वर्गीकरण करें तो संविधान 2 प्रकार के हो सकते हैं, नम्य और अनम्य। मतलब आपके फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यह होता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इजिली, वह संविधान जिसके प्रावधानों में आसानी से परिवर्तन किया जा सके। और कठोर का मतलब यह होता है कि जिस संविधानों में हम आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे अमेरिका के संविधान की बात ले लो, अमेरिका के हम बात करें तो पिछले 234 सालों में अमेरिका के संविधान में सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया के पिछले 110 सालों में सिर्फ और सिर्फ 8 संविधान संशोधन हुए हैं। जापान की बात कर लो, पिछले 75 सालों में जापान के संविधान में कोई संशोधन हुआ नहीं अभी तक। तो जापान ये संविधान जो है कठोर संविधान का उदाहरण है। लेकिन जहां तक हम बात करें, ब्रिटेन की बात करें, सैन मेरिनो की बात करें, इजराइल की बात करें, कनाडा की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, स्वीडन की बात करें, वे देश जिसके संविधान जो है अलिखित रूप में है, इनके संविधान में परिवर्तन होता रहता है। ये संविधान लचीले संविधान का उदाहरण है। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, We have always adopted the middle path। हम हमेशा जो है बीच के रास्तों को अपनाने वाले लोग हैं। न अति बारिश, न अति धूप, न अति चालक, न अति चुप, अति सर्वत्र वर्जित। महात्मा बुद्ध का वह मध्यम मार्ग कि जो सारंगी है उसके तार को, या वीणा है वीणा के तार को इतना न कस दो कि वह टूट जाए, और इतना ढीला भी ना छोड़ दो कि संगीत ही न निकले। इसलिए हम लोगों ने, चाहे वो अर्थव्यवस्था में मिश्र अर्थव्यवस्था को अपनाने की बात हो या भारत के संविधान की बात हो, हम लोगों ने कठोरता और लचीलेपन दोनों के बीच के रास्ते को अपनाया। I would like to inform you there were 2 eminent members in the Constituent Assembly who had divergent views in this regard। भारत के 2 महान संविधानविद जो है संविधान निर्माती सभा में इस पर अलग अलग विचार रख रहे थे। भारत के संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वांटेड टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड। भारत के संविधान को कठोर बनाना चाहते थे। बट ऑन द अदर हैंड
the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, a Premier of the India, wanted to make the Indian Constitution flexible. लेकिन भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के संविधान को लचीला बनाना चाहते थे। उनका कहना यह था कि द नेशन इज लाइक ए मूविंग व्हील, भारत जो राष्ट्र है और घूमते हुए पहिए की तरह है और हम नहीं जानते कौन सी परिस्थिति हमारे सामने कब आ जाएगी। इसलिए संविधान को ऐसा बनाना चाहिए कि संविधान में संशोधन की गुंजाइश रह सके और यही कारण है कि भारत के संविधान को हम लोगों ने कठोरता और लचीलेपन का बहुत अच्छा मिश्रण बना दिया। मैं बताना चाहूंगा कि यदि हम भारत के संविधान में संशोधन करना चाहें तो उस अनुच्छेद 368 में इसकी प्रक्रिया दी हुई है और बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से यह लिखा है कि भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए भारत के संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ यह सदन के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से कम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बता दूं, अगर अनुच्छेद 54 की बात हो, अनुच्छेद 55 की बात हो, अनुच्छेद 73 की बात हो, अनुच्छेद 162 की बात हो, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 की बात हो, इसी प्रकार से अनुच्छेद 214 से लेकर के आपके 233 तक की बात हो, इस प्रकार से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279A की बात हो, 7th शेड्यूल 7वें अनुसूची की बात हो, या राज्यों में जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व है लोकसभा में, उसमें संशोधन की बात हो, तो इन सब में संशोधन करने के लिए न सिर्फ आपको संसद के 2/3 बहुमत चाहिए बल्कि साथ ही साथ भारत के कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक होता है, तब जाकर संविधान में संशोधन संभव हो पाता है। तो यहाँ पे भारत का संविधान जो है कठोरता का आवरण ओढ़े हुए है। लेकिन बताना चाहूंगा, अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 या 3 के माध्यम से हमें करना हो किसी भी नए राज्य का निर्माण, हमें राज्य का की सीमा बदलनी हो, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि यदि हमें किसी कोई भी भारत के राज्य में कोई विधान परिषद का सृजन करना अनुच्छेद 169 के माध्यम से, इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो आपका अनुच्छेद 243M है, 243M का संबंध जो है वह आपका इसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। तो उसमें उस प्रावधान है, उस प्रावधान में अनुच्छेद 241 या आपका जो है अनुच्छेद 312 है, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात की गई है। अगर उनसे संबंधित कोई भी संशोधन करना है तो मैं बताना चाहूंगा ऐसा करने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यहाँ पर भारत का संविधान जो लचीला है, तो इसको हम लोग भारत के संविधान का जो संशोधन है वहां पे इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत का संविधान जो है कठोरता और लचीलेपन का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है। नंबर 3, भारत का संविधान जो है विभिन्न स्रोतों से निर्मित संविधान है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, यह विभिन्न स्रोतों से निर्मित किया गया संविधान है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में अकेले लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं वो भारत सरकार के नियम 1935 से लिए गए हैं। इसी प्रकार से बताना चाहूंगा, यदि हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान के पहला ड्राफ्ट बनाने वाले बिनय नरसिंह राव ने भारत के संविधान का कच्चा ड्राफ्ट बनाने के पहले दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, उसका अनुकरण किया, उससे नोट्स बनाए और नोट्स को उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों को सर्कुलेट किया और जिसके माध्यम से भारत के संविधान की आगे जो है रचना तैयार की गई। तो भारत के संविधान में हम लोगों ने बहुत सारे प्रावधान जो है अलग अलग देशों से ले रखे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए भारत का जो संविधान है इसको हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से लिया जरूर है, लेकिन इसको हम लोगों ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया है। लेकिन बताना मैं चाहूंगा क्या क्या हम लोगों ने कहां से लिया। मैं बता दूं आपको कि हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम जो है यहां से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली की सरकार ली। मतलब कि भारत में जो प्रधानमंत्री है और जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जब तक उनके पास संसद में बहुमत होता है तब तक राष्ट्रपति उनको हटा नहीं सकते हैं। साथ ही साथ भारत में 2 प्रकार के हेड हैं, एक हेड है आपके प्रधानमंत्री और दूसरे हेड है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रधान है और जो प्रधानमंत्री हैं वे आपके सरकार के प्रधान हैं। इस प्रकार से भारत में संसदीय प्रणाली की जो सरकार है वो हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से लिया हुआ है। इसी प्रकार से बताना चाहूंगा रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून की नजर में सब बराबर है, कानून का शासन है, कानून जो कहेगा वही उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। यह हम लोगों ने भी ब्रिटेन के संविधान से ही ले रखा है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो भारत के सांसद हैं, विधायक हैं, उनको विधायिका में दिया गया है
आबाद स्वतंत्रता, वक्तव्य का आवाज स्वतंत्रता उनको दी गई है कि वे जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ बोलेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के आधार पर भारत के सांसदों को और 194 के आधार पर भारत के विधायकों को यह अधिकार दिया गया है कि उन्हें संसद में वक्तव्य देने का अधिकार है, कोई भी वक्तव्य दे सकते हैं। उसके लिए उन्हें भारत के किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार कोई मुकदमा नहीं झेलना पड़ेगा, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा, सो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के माध्यम से 5 रिट जारी करने का अधिकार दिए गए हैं आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, और अनुच्छेद 226 के माध्यम से इसी प्रकार के 5 रिट जारी करने का अधिकार दिए गए उच्च न्यायालय को। यह जो रिट या समादेश है, जिसमें आपका हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सिर्राई प्रकार के रिट हैं, यह रिट जो है, यह रिट जारी करने का अधिकार जो मिला हुआ है आपके सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को, यह हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड से लिया हुआ है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड किंगडम की तरह से हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बहुत सारे प्रावधान लिए हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला तो है फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। भारतीय संविधान का जो भाग 3 में मूल अधिकार है, वो हम लोगों ने मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। इसी प्रकार से बताना चाहूंगा इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन आवर प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, भारत के उच्च न्यायालय और सबको सर्वोच्च न्यायालय, साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लाया जाता है, वह भी हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया हुआ है। इसी प्रकार से बताना चाहूंगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति का पद है, वह भी हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है, उस अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने बहुत सारी जो है प्रक्रियाएं या प्रोसेस को लिया हुआ है। इसी तरीके से आपका जो संविधान है, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने 3 मुख्य प्रावधान लिए हैं। पहला तो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में है, जिसमें राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि सब अपनी नीतियों को बनाएं, तो आप किन किन बातों को ध्यान में रखें। इसी प्रकार से बताना चाहूंगा, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को नामांकित करते राष्ट्रपति, वो हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से ले रखा है। नंबर 3 बताना मैं चाहूंगा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, वह भी हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से ही लिया हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग यहां पे आगे बात करें, आपका जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने लिया कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, मतलब कुछ ऐसे विषय जिस पर केंद्र कानून बनाती है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान में अगर बात करें तो 99 ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ है। इसी प्रकार से राज्य सूची का विषय 61 ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ है, और आपके 52 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर दोनों को अधिकार मिला हुआ है। यह जो कंकरेंट लिस्ट है, यह जो समवर्ती सूची है, यह जो है हम लोगों ने प्रावधान लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसी प्रकार से जब भारत में लोकसभा राज्यसभा के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है और वहां पर समाधान निकल नहीं पाता, तो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार दिया हुआ है कि मात्र संविधान संशोधन के मामले को छोड़ करके और धन विद्या के मामले को छोड़ करके भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के माध्यम से आहूत कर सकते हैं। तो यहां पर यह जो आपका ज्वाइंट सेशन है, जो संयुक्त अधिवेशन है, यह भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, उस ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने ये 2 मुख्य प्रावधान लिए ऑस्ट्रेलिया संविधान से। इस तरीके से फिर अगला जो संविधान है आपका जर्मनी का संविधान है। देखिए, जब भारत में इमरजेंसी लगाई जाती है अनुच्छेद 352 के माध्यम से, तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को राष्ट्रपति को अधिकार दिया हुआ है, वो सस्पेंड कर सकते हैं अनुच्छेद 358 और 359 के माध्यम से। मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत जो ऑस्ट्रेलिया का आपका यह जो जर्मनी का संविधान है, वहां पर जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, जो आपातकालीन प्रावधान है, आपातकाल में जो लगा दिया जाता है, वहां पर मूल अधिकार सस्पेंड किए जाते हैं। यह भी हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से लेने का कार्य किया है। इसी प्रकार से मैं बताऊं आपको कि जो आपका साउथ अफ्रीका है, जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, वहां से हम लोगों ने अमेंडमेंट
या संशोधन की प्रक्रिया ली, और साथ ही साथ में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का जो इलेक्शन होता है, यह भी हम लोगों ने लिया हुआ है आपके साउथ अफ्रीका के संविधान से। इसी तरीके से बताना चाहूंगा कि जो फ्रांस है, फ्रांस के संविधान में हम लोगों ने भारत के संविधान में जो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और जो भाईचारे की बात की गई है, वो हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से ले रखा है। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या जो रिपब्लिक की बात है, गणतंत्र की बात, वह भी हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से ले रखा है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कनाडा का संविधान है, तो कनाडा का जो संविधान है, जो कनाडा का संविधान है, तो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने सबसे पहला जो लिया यहाँ पर वो यह लिया है कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है, उस संघात्मक व्यवस्था में केंद्र को मजबूती दी गई है। तो संघात्मक व्यवस्था में केंद्र की मजबूती। नंबर 2 कि यहाँ पे जो भारत में राज्य के राज्यपाल हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से। यह प्रावधान भी हम लोगों ने कनाडा के संविधान से ही ले रखा है। तो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने 2 मुख्य प्रावधान लिया। तीसरा लिया है रेस्टोरी पावर टू द सेंटर, जो अधिशेषी शक्तियां हैं, जो अवशेषित शक्तियां हैं, वो केंद्र के पास होती है, जबकि अमेरिका में यह शक्ति होती है राज्यों के पास। तो बताना चाहूंगा कि यह 3 जो प्रावधान है, ये हम लोगों ने कनाडा के संविधान से ले रखा है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यूएसएसआर है, पूर्व सोवियत संघ, तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया? हम लोगों ने लिया हुआ है पहला तो मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज, और दूसरा हम लोगों ने लिया भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है कि जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो न्याय की बात की गई है, यह भी हम लोगों ने पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि दुनिया के विभिन्न तमाम संविधानों से हम लोगों ने बहुत सारे प्रावधान लिए, और यही कारण है कि भारत में जो नुरानी साहब हैं और भारत जो आइवर जेनिंग है ब्रिटेन के, वो सब को लोग भारत के संविधान के बारे में कहते हैं कि भारत का संविधान जो है कैंची गोंद का संविधान है, भारत का संविधान जो है उधार का थैला है, भारत का संविधान जो है वो भानुमति का पिटारा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रिफ्यूटेड दिस टाइप ऑफ एलिगेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान पर जो इस प्रकार के लगाए जाते हैं तोहमत, जिस प्रकार की भारत के संविधान पर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, उसका भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उसका जो है बहुत ही माकूल उत्तर देते हैं। कहते हैं कि दुनिया, जरा हमें बता दो तो कि दुनिया का कौन सा देश है जिसने अपना संविधान खुद लिखा है? कोई मुझे बताए कि क्या दुनिया किसी भी देश ने अपने संविधान का पेटेंट कराया है क्या? अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो देयर इज ओनली वन कंट्री एंड दैट कंट्री इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने अपना संविधान लिखा हुआ है। बाकी बात ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस आर मियर इमिटेशन ऑफ इट। केवल वह संविधान जो है, दुनिया के तमाम देशों के संविधान जो है, वह सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों का अनुकरण मात्र है। और यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो देयर इज नो डाउट दैट वी हैव टेकन सो मेनी प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम देशों से हमने भारत के संविधान के लिए अलग अलग प्रकार के प्रावधान लिए। बट आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ दिस इज द पैचवर्क, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पैचवर्क ऑफ द वर्ल्ड। यदि यह कोई प्रबंध का काम है तो मैं बताना चाहूंगा यह दुनिया का सबसे सुंदर प्रबंध है। हमने दुनिया के तमाम देशों से प्रावधान लिए जरूर, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने उसको अनुकूलित कर दिया है। इस प्रकार से भारत का संविधान उधार का थैला नहीं है, भारत का संविधान कैचीगोन का संविधान नहीं है, भारत का संविधान भानुमति का पिटारा नहीं है। इस तरीके से भारत के संविधान पर लगाया गया यह जो आरोप है वो गलत है। नंबर 4, भारत का जो संविधान है, तो भारत के संविधान में मूल अधिकारों के विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के साथ साथ जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों की जो घोषणा हुई थी, वहां से भी कुछ प्रावधान लिए हम लोगों ने। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकारों के बारे में बात की गई। ये वो अधिकार हैं जिसको कोई छीन नहीं सकता, यहां तक कि राज्य भी नहीं छीन सकता, और यह मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध दिए गए अधिकार हैं। आपको बताना चाहूंगा यह ऐसा अधिकार है जिसको पाने के लिए आपको सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की छूट मिल जाती है। और भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे। संपत्ति के अधिकार को यहां से हटाने के बाद 6 प्रकार के अधिकार मिल गए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, दूसरा मतलब पहला समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, और सबसे लास्ट में आपका जो है वह है
आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के द्वारा कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए, वो अधिकार जो आपके जीने के लिए जरूरी है, यह बुनियादी हुकूक है और इस प्रकार के भारत के संविधान को यह सर्वश्रेष्ठ बना देता है। अगला है कि राज्य के नीति सिद्धांतों के विस्तृत प्रावधान, डिटेल प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं बताना चाहूंगा कि जो आयरलैंड का संविधान था, उस आयरलैंड के संविधान में आर्टिकल नंबर 45 में यह लिखा हुआ है कि समाज के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, और इस प्रकार से जब राज्य नीतियों का निर्धारण करे तो समाज को देख करके वो नीतियों का निर्धारण करे। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने भारत के संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि ढेर सारे प्रोविजंस जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस 9435 था, वहां से भी कुछ बातें ली गई। इन सबको मिला करके भारतीय संविधान का भाग 4 बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से भारत में आर्थिक न्याय के लिए कहा गया है कि जब राज्य नीतियों का निर्धारण करने लगे तो उसको यह देखना चाहिए कि हम जिन नीतियों को बना रहे हैं उन नीतियों के माध्यम से भारत में गरीबों का, भारत मजलूमों का कितना अधिक भला हो पाता है। और कहा गया कि यह जो अधिकार होगा, यह अधिकार के लिए कोई न्यायालय में तो नहीं जा पाएगा, लेकिन यह राज्य के लिए एक सिद्धांत होगा। भारतीय संविधान को 637 में लिख दिया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट fundamental in the fundamental in the governance of the country, but in spite of it these are not enforced in any court of law। जो राज्य के नीति सिद्धांत हैं वे राज्य के शासन संचालन में मूलभूत होंगे, लेकिन किसी भी न्यायालय में इसको प्रवर्तित नहीं किया जा सकेगा। तो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भारत के संविधान में राज्य के जो नीति तत्व हैं इनको का भी विस्तृत प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से बताना चाहूंगा कि भारत का जो संविधान है यह संघात्मक प्रकार का संविधान है। संघात्मक मतलब यह है कि भारत में 2 स्तर पर सरकार है, एक जो है सरकार है आपकी केंद्र के लेवल पर और दूसरी सरकार जो है वो राज्य के लेवल पर है। एक सरकार जो है आपकी केंद्र के लेवल पर है और दूसरी जो सरकार है वो राज्य के लेवल पर सरकार है। तो केंद्र के लेवल पर सरकार जो हो गई, केंद्र के लेवल पर जो सरकार हो गई, केंद्र के स्तर पर सरकार, और यहाँ पे राज्यों के स्तर पर जो है सरकारें हो गई। इन दोनों के बीच में पहली बात है शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, 99 विषय है, और यहाँ पर आपके जो है 61 ऐसे विषय हैं जिस पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ है। इसी प्रकार से बताना चाहूंगा इनके बीच का अधिकार जो है, यह अधिकारों का जो है बंटवारा जो है भारत के संविधान के माध्यम से कर दिया गया है। भारत के संविधान के माध्यम से कर दिया। एक स्वर्ण न्यायपालिका है जो केंद्र और राज्य के बीच में जो झगड़ा होता है उस झगड़े का निपटारा करती है। इस प्रकार से बताना चाहूंगा कि भारत में संघातक प्रकार की व्यवस्था को अपनाने का यहाँ पर कार्य किया गया। अगला संसदीय प्रकार की सरकार भारत में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैं बता चुका इसके पहले भी आपको। संसदीय प्रकार प्रणाली की सरकार का देखो मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 आपको हेड देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर 2 हेड देखने को मिलेंगे। पहला जो हेड है वो आपका होता है हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रधान, और दूसरा जो प्रधान होता है वह हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट अर्थात सरकार का प्रधान। भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ में सरकार के प्रधान होते हैं, और भारत के राष्ट्रपति जो है वह आपके होते हैं राज्य के प्रधान। इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग संसदात्मक प्रणाली या जिसे हम लोग कहते हैं आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट। जबकि आप अमेरिका की बात कर लो, ब्राजील की बात कर लो, अर्जेंटीना की बात कर लो, वहां पर सिर्फ आपको एक ही राज्य का प्रधान मिलेगा और वह है वहां के राष्ट्रपति। इस प्रकार से भारत में हम लोगों ने संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाने का काम किया है। जो भारत के संविधान जो है यहाँ पे संसदीय प्रणाली की सरकार के बारे में बात करता है। अगला संसद की संप्रभुता तथा न्यायपालिका की श्रेष्ठता का संतुलन। बताना चाहूंगा आपको कि अगर कल के दिन ब्रिटेन की सरकार जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट के माध्यम से यह नियम बना दे कि महाराजा जी आपको कल फांसी पर लटकना है, तो फांसी पर उनको लटकना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर संसद की सर्वश्रेष्ठता है।
अमेरिका में कोई भी कानून बनता है, उस कानून की जो व्याख्या है वह वहां पर पूरी तरीके से वहां पर व्याख्या जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता है। तो लेकिन भारत की जहां तक बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत की संसद के द्वारा संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़ करके। यदि भारत के संविधान में जो बातें लिखी गई है उसके इतर अगर जाकर के संसद के माध्यम से कुछ किया जाता है तो यहाँ पर न्यायपालिका है। तो जो हमारी संसद है वह संप्रभु जरूर है, लेकिन साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वह वहां पर सुप्रीम है मतलब कि संसद के द्वारा बनाया गया वो कानून जो संसद जो भारत के संविधान के हिसाब से नहीं होगा वहां पर उस कानून को निरस्त कर सकती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत का जो संविधान है वो इस प्रकार की बात करता है जिससे संसद की संप्रभुता बनी रहे और न्यायपालिका की श्रेष्ठता बनी रहे। तो संसद की संप्रभुता तथा न्यायपालिका की श्रेष्ठता के संतुलन का यह सबसे बढ़िया उदाहरण है। अगला, स्थानीय निकायों के विस्तृत प्रावधान। देखिए, भारत के संविधान की एक बहुत ही बड़ी विशेषता कि भारत के संविधान में हम लोगों ने केंद्र और राज्य में सरकारें तो रखी ही है, लेकिन साथ ही साथ हम जानते हैं स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान वही लोग कर सकते हैं जो वहां पर रहते हैं, और अगर उनके माध्यम से सरकार चलाई जाती है तो स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और यही कारण है कि भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से गांव के लिए स्थानीय निकायों के प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 243 ओ से लेकर के अनुच्छेद 243 पी 243 जो है ए से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक। उसी प्रकार से बताना चाहूंगा कि जो शहरी निकाय है उसके लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 किया गया और उसके माध्यम से हम लोगों ने शहरी निकायों के लिए विस्तृत प्रावधान कर लिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद भाग 9, भाग 9A, भाग 9B, 9 में ग्राम पंचायत, 9A में नगर पालिका, 9B में आपका सहकारी समितियां, इन सब के बारे में विस्तृत प्रावधान किए गए भारतीय संविधान में, जो दुनिया के बहुत कम संविधानों में आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस प्रकार से भारत का संविधान जो है इस कारण से यूनिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने स्थानीय निकायों के विस्तृत प्रावधान कर रखे हैं। अगला है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए हैं। देखो, जब कभी भी स्थितियां समान चल रही है तब तो कोई बात नहीं है, भारत जो है संघात्मक प्रकार का राज्य है, लेकिन अगर स्थितियां विकट हो जाती है तो केंद्र को पूरी पावर दे दी गई है, एकात्मक राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आपातकाल में कब कब आपातकाल लगाया जाएगा, अनुच्छेद 352 के माध्यम से, 356 के माध्यम से, 360 के माध्यम से 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई। 352 के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल, 360 के माध्यम से वित्तीय आपातकाल के बारे में बात की गई। और इन के बीच में 352 से लेकर 360 के बीच में कुछ अनुच्छेद हैं, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ये लगाए जाएंगे, कैसे में क्या क्या परिवर्तन होगा, कैसे इसको अप्रूवल दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें जो है भारतीय संविधान में विस्तार से किया गया है। तो भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी आपको किए गए हैं। और लास्ट है एकीकृत न्यायपालिका। भारत के इसका संविधान जो है भारत में केंद्र और राज्यों की विधायिका और कार्यपालिका का बंटवारा तो करता है, लेकिन न्यायपालिका वह जो है एकीकृत रखता है। सबसे ऊपर बताना मैं चाहूंगा कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका के शीर्ष पर सबसे पहले ऊपर में है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, फिर आपको हाई कोर्ट, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपके सीजीएम का कोर्ट, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का कोर्ट है। तो भारत में जो न्यायपालिका केंद्र की अलग न्यायपालिका नहीं है, राज्य की अलग न्यायपालिका नहीं है, बल्कि न्यायपालिका जो है सबकी है। और हम लोगों ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बात कर रखी है, इसके बारे में भारतीय संविधान में विस्तृत प्रावधान किए गए। तो भारतीय संविधान में जो है एकीकृत न्यायपालिका की बात की गई है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान की ऐसी तमाम विशेषताएं जो भारत के संविधान को दुनिया का सबसे शानदार संविधान बना देता है, सबसे संविधान बना देता है। तो मैं कहना चाहूंगा यही कि तू बेमिसाल है फिर से, और तेरा क्या मिसाल दूं, आसमां से आया है शायद तू, यही कह के मैं टाल दूं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे शानदार संविधान है। और यही कारण है कि इतना समय बीत गया, मतलब अब 75 साल हो चुके। इन 75 सालों के बीतने के बावजूद भी भारत का संविधान वैसे ही, जैसे संविधान बनाया गया है वैसे ही यह संविधान, जैसे कहा जा सकता है कि फौलादी इरादों के साथ में, चट्टानी इरादों के साथ में यह संविधान खड़ा है और आगे भी ऐसे खड़ा मिलेगा हम लोगों को। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। हम लोग अगली जो क्लास है इंडियन पॉलिटी की, देखिए हमारे यहाँ पास 2 मैंने श्रृंखला शुरू कर दी है। एक तो आपकी पॉलिटिक्स श्रृंखला चल ही रही थी, दूसरा आपका साइंस की श्रृंखला है, और बीच बीच में मैं जो आपके करंट अफेयर्स के मेन टॉपिक आते हैं उस टॉपिक पर भी मैं आपसे बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।